जब धुरंधर पार्ट 1 रिलीज हुई थी तो बहुत सारे लोग बाहर आके मूवी को प्रोपागेंडा, एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम, पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे। उस टाइम हमें, जो हम मूवीज़ को मूवीज़ की तरह ही देखते हैं, हम सबको सारे स्टेटमेंट बड़े अजीब लग रहे थे। लेकिन मुझे लगता है वो सब जिन्होंने पार्ट 1 को प्रोपागेंडा बोला था, एक पर्टिकुलर पार्टी के हित पे काम करने वाला बोला था, उन्होंने ये भाप लिया था कि सेकंड पार्ट में क्या होने वाला है। हालाँकि वी ऑल सॉ इट कमिंग, बट हमने उतना सोचा नहीं था उसके बारे में कभी, क्योंकि हम बस ये जानना चाहते थे कि आगे कैसे कहानी अनफोल्ड होती है। लेकिन इस मूवी को नेगेटिव बोलने वाले, जो कि ज़्यादातर लेफ्ट विंग या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे, वो ये समझ गए थे कि मूवी अपने क्राफ्ट को लेके, अपनी आइडियोलॉजी को लेके एकदम ऑनेस्ट होने वाली है। तो क्या ये मूवी सच में प्रोपेगेंडा है? ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि हर इंसान का अपना एक नैरेटिव होता है, चाहे वो कोई भी हो। हर इंसान की अपनी आइडियोलॉजी होती है जो कि उसके ट्रूथ पर बेस्ड होती है, और हर इंसान का अपना अलग ट्रूथ होता है। एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि वन मैन्स टेररिज्म इज अनदर्स रेवोल्यूशन, जो कि मैंने भी विक्रम मूवी में ही सुना था। आदित्य धर एक कश्मीरी पंडित हैं, और कश्मीरी पंडितों का इतिहास क्या रहा है वो हम सबको पता है। एंड इट्स सैड कि आज भी मेजोरिटी में लोग हैं जो इस सच का सामना नहीं करना चाहते, जबकि सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं। हालांकि बोलने वाले तो सभी प्रोपेगेंडा ही बोलते हैं। आदित्य धर ने एक इंटरव्यू में बोला था कि उरी अटैक के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उससे उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि ये पहली बार था जब इंडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा फैसला लिया गया था जो कि इंडिया को कमज़ोर समझने वालों के मुंह पे एक करारा जवाब था। और इससे केवल आदित्य धर नहीं, मेजोरिटी ऑफ इंडियंस, इवन पूरी दुनिया में ये मैसेज गया था कि कुछ बदलाव आया है। इस चीज़ से उस टाइम की गवर्नमेंट को भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिली थी। जैसा कि मैंने बताया, सर्जिकल स्ट्राइक से आदित्य धर की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, पर्सनली और प्रोफेशनली भी। पर्सनली कैसे, मैंने आपको बता ही दिया। प्रोफेशनली ऐसे कि आदित्य धर उस टाइम एक मूवी पे काम कर रहे थे जिसमें पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान भी थे, बट उरी हमले के बाद पाकिस्तानी एक्टर्स पे बैन लगा दिया गया था, तो मूवी भी बंद हो गई थी। उसके बाद आदित्य धर ने उरी मूवी बनाई, जो कि उस टाइम भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था इंडिया में बनने वाली आर्मी मूवीज़ के लिए। उस टाइम भी आदित्य को बहुत बैकलैश फेस करना पड़ा था कि ये मूवी प्रो बीजेपी है, बट ये वही लोग थे जो सर्जिकल स्ट्राइक को भी सच नहीं मान रहे थे, उसे ही प्रोपेगेंडा बोल रहे थे। उसके बाद आदित्य धर ने एक न्यू मूवी पे काम करना शुरू किया, जो कि इमोर्टल अश्वत्थामा थी, जो कि बजट उसी इस सोच की वजह से सेल्फ हो गई थी। इस मूवी के राइटिंग पे आदित्य धर ने बहुत टाइम दिया था, और इस मूवी के बंद होने के बाद उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। तो आदित्य धर ने फिर से वही राह चुना जिससे उन्होंने अपना डायरेक्शन डेब्यू किया था, यानी रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड स्पाई स्पिनॉफ मूवी बनाने की, जो कि अब धुरंधर 2 के साथ 1999 की हाईजैक से लेकर नोटबंदी तक की कहानी कवर करती है। और ऑब्वियस सी बात है, जिस जिस इंसिडेंट को ये कहानी कवर करती है उसमें करंट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बीजेपी से पहले भी कई सारी गवर्नमेंट रही हैं जिन्होंने कभी भी पलट कर जवाब देना सही नहीं समझा, एटलीस्ट डायरेक्टली। और जिस बंदे ने अपनी लाइफ में इतना सब होते हुए देखा है, उसके सबसे बड़ा चीज़ नेशनलिज्म होगा। हम इस चीज़ पे कंप्लेन कर सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से फैसले लिए गए हैं उसको पॉजिटिव तो दिखाया गया है, लेकिन निगेटिव क्यों नहीं दिखाया गया? फिर ये वही ध्रुव राठी वाली बात हो जाएगी कि 26/11 के हमले में एसएपी हेमंत करकरे जी, एएसआई तुकाराम ओम्बले जी, जिन्होंने अजमल कसाब को पकड़ा था, ऐसे रियल लाइफ हीरोज़ को क्यों नहीं दिखाया गया? इसका बहुत अच्छा जवाब मोहित भाई ने दिया है अपने रिएक्शन वाली वीडियो में कि कहानी उस पहलू के बारे में थी ही नहीं। तो उस चीज़ को दिखाना मूवी के नज़रिए को जस्टिफाइड नहीं करता। और मैं पर्सनली किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। दोनों ने ही देश के लिए बहुत कुछ किया है, और दोनों में ही भर भर के कमियां हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। मेरा मानना है, ना ही किसी पार्टी को आंख बंद करके सपोर्ट करो, ना ही उसका विरोध। अगर कुछ अच्छा करती है तो अप्रिसिएट होना वो डिजर्व करती है। और आदित्य धर ने जो भी दिखाया है उससे प्रोपेगेंडा बोलने का मतलब है बॉलीवुड, इवन पूरी इंडियन सिनेमा में 99% मूवीज़ को प्रोपेगेंडा बोलना। हिस्ट्री की सबसे बड़ी मूवी जैसे मुगले आजम, शोले, जोधा अकबर, हैदर, आर्टिकल 15, ऐसे न जाने कितनी सारी मूवीज़ हैं जो अपना नैरेटिव बना के ऑडियंस को दिखाती हैं। मुगले आजम या जोधा अकबर में मुगल्स को ग्लोरीफाई करना, हैदर और पीके जैसी मूवी जो हिंदुओं को सीधा टारगेट करती हैं, हिंदू मंदिरों को शैतान का गुफा बताती हैं, ये सभी तो प्रोपेगेंडा है। लेकिन चाहे सिनेफाइल्स हों, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हों, इन्होंने कभी भी ये पॉइंट आउट नहीं किया, तो अब धुरंधर को भी प्रोपेगेंडा बोलने का कोई हक नहीं है। समाज हो या फिल्म इंडस्ट्री, दोनों में एक तरह का नैरेटिव पॉसिबल नहीं है। आजकल फिल्में देखने का दो नज़रिया है, या तो एंटरटेनमेंट या तो आइडियोलॉजी। एंटरटेनमेंट नज़र देखोगे तो वेल मेड मूवीज पसंद आएंगी और आप इंजॉय करोगे,
लेकिन अगर आप आइडियोलॉजी के हिसाब से देखोगे तो जो मूवीज़ आपको पसंद हैं वो सामने वाले को बुरी लग सकती हैं। तो मेरी नज़र में धुरंधर को प्रोपेगेंडा बोलना दोगलापन है, क्योंकि फिर आपको उन सारी मूवीज़ को प्रोपेगेंडा बोलना पड़ेगा जिन्हें आप कल्ट क्लासिक मानते हो। शोले, मुगले आजम, मदर इंडिया, माय नेम इज़ खान, चक दे, पीके, जोधा अकबर, और ये लिस्ट बस बढ़ती जाती है। तो मूवीज़ को मूवीज़ की तरह देखो, और अगर आपको प्रोपेगेंडा बोलना ही है तो दोनों टाइप की मूवीज़ को प्रोपेगेंडा बोलो।